अंकिता की शादी हुए कुछ महीने बीत चुके थे। उसने अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। अपने ससुराल वालों के हर छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल अंकिता बहुत अच्छे से रखती थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अंकिता, अंकिता, यार मेरी टाई कहाँ है? मिल नहीं रही है यार। ऑफिस के लिए वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ। कहाँ पर है टाई? अरे वही अलमारी में रखी है, राइट साइड देखो, मिल जाएगी। अरे बाबा, पूरी अलमारी देख ली, नहीं मिली। एक बार तुम आकर देखो तो जरा। आ रही हूँ। ये क्या है? सामने तो रखी है। आपको भी आजकल दिखना कम हो गया है। डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करवा लो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो बाबा? बहुरानी बनकर आई थी, लेकिन इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अंकिता बहू, ओ अंकिता बहू, मेरी माला किधर रखी है? पाठ करने का समय हो गया है। ये लो। अब माँ जी को उनकी माला नहीं मिल रही है। आई माँ जी, ये देखिए, मंदिर में तो रखी हुई है। मुझ में और नौकरानी में कोई फर्क नहीं रहा है। बस वो सैलरी लेकर काम करती है और मैं बिना सैलरी की। कब से कह रही हूँ कि देवर जी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब देवर जी की शादी करवा दो। देवरानी आएगी तो मेरे काम में मदद हो जाएगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब जल्द से जल्द देवेश की शादी करवानी होगी। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त की शादी से हुआ हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। देवेश अपने दोस्त की शादी के लिए रामपुर गांव निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता इस बात से खुश होती है कि उसके देवर की शादी से अब उसके काम का दबाव कम होगा। भाई कुछ भी बोलो, इन गांव की शादियों की तो वाइब ही अलग होती है, क्यों? वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है जो दुल्हन के साथ बैठी हुई है? लड़की उसका नाम माधुरी है, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है। यार मुझे ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी लग रही। तुझे इस काली लड़की में ऐसा क्या पसंद आया भाई? मुझे इसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मुझे तो ये लड़की काफी पसंद है। मैं शहर जाते ही माँ से इस बारे में बात करूंगा। जिसके बाद देवेश ऐसा ही करता है और शादी खत्म होने के बाद वो अपने घर जाकर अपने परिवार से इस बारे में बात करता है, जिसे सुनकर देवेश की माँ लाजवंती इस शादी के लिए हाँ कर देती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में देवेश और माधुरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद माधुरी पहली बार शहर आती है। हाय मोरी मैया, कितना बड़ा घर है। ऐसा लगत रहा है कि किसी बड़े महल में हम आए गवा हो। ओह माय गॉड, ये तुम कैसी लैंग्वेज बोल रही हो? बिल्कुल गवारों वाली। अरे जेठानी जी, ये तो हमार गांव की शुद्ध भाषा है। हम तो गांव में ऐसे ही बात करत है। देवर जी, आपको भी पूरी दुनिया में यही गांव की जाहिल लड़की पसंद आई थी? एक तो जाहिल, ऊपर से काली। कम से कम आप खुद के स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखते। आखिर ये आपको कैसे पसंद आ गई? अंकिता बहू, अपने गांव की भाषा बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी गांव की रहने वाली हूँ और हम लोग भी ऐसे ही बात करते थे। और इसके काले रंग से जब मुझे और देवेश को कोई परेशानी नहीं है, तो तुझे क्या परेशानी है? अपनी देवरानी की भाषा और उसके काले रंग से अंकिता का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। अंकिता बहुत बड़े और अमीर परिवार से होती है। वहीं अमीर होने के साथ साथ वो काफी पढ़ी लिखी भी होती है, जिसके कारण अंकिता के अंदर घमंड की कोई कमी नहीं होती। खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। अरे ई का भौजाई, आज तो एकादशी है। आज के दिन चावल नहीं बनावत है। मेरी शादी के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन इस घर में चावल ना बने हो। सबको चावल खाना पसंद है, इसलिए हमारे घर में रोज चावल बनते हैं। ये एकादशी जैसा कुछ नहीं होता। अंकिता बहू, एकादशी पर सच में चावल नहीं खाते हैं। शहर में रह रहकर मैं भी अपने सारे रीति रिवाज भूल गई, लेकिन माधुरी बहू की वजह से मुझे सारी चीजें याद आ रही है। इसलिए अब से एकादशी पर कभी भी चावल नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और इसकी बात तो ऐसे मानी जा रही है जैसे घर की मालकिन हो। अंकिता बात बात पर माधुरी के काले रंग और गांव के होने की वजह से उसे ताना देती रहती है, लेकिन गांव की भोली भाली माधुरी अपनी जेठानी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माँ जी। हाँ बहू, बोल, क्या हुआ? माँ जी, वो छठ पूजा आवत रहे। हमार गांव में हर कोई छठ पूजा बनावत था, तो हम सोचे रहे थे कि इस बार हम छठ राजा का व्रत रखें। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी बहू। मैं भी इस बार छठ पूजा का व्रत रखने के लिए सोच रही थी। शादी से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद मैं छठ पूजा का व्रत रखूंगी, लेकिन नहीं रख पाई।
लेकिन आज तेरी वजह से मुझे दोबारा मौका मिला है। अंकिता बहू, तू भी हमारे साथ छठ पूजा का व्रत रख। मुझे ऐसे व्रत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इन सभी बकवास चीजों के लिए समय है। आप दोनों ही रखें ये छठ पूजा का व्रत। कौनो बात नहीं भौजाई, हम और माँ जी ही रख लेंगे व्रत। जिसके बाद दोनों सास बहू छठ पूजा की तैयारी में लग जाती हैं और बाहर जाकर सारी सामग्री खरीदती हैं। अरे वाह माँ जी, शहर के बाजार में भी गांव के बाजार की तरह कितनी चहल पहल होवत है। वो तो है बहू। चल अब घर चलकर छठ पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू बहुत सारा सामान लेकर घर पहुंचती हैं और छठ पूजा की तैयारी करने में लग जाती हैं। माँ जी, हमने बांस की टोकरी में सारे फल रख दिए हैं और पूजा का भी सारा सामान तैयार कर लिया है। अरे बहू, तूने तो सारी तैयारियां खुद ही कर ली, वो भी इतने अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से प्रसाद भी बना लेते हैं। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? गुड़ की खीर? घर में चीनी क्या खत्म हो गई है जो आप गुड़ की खीर बना रहे हैं? भौजाई, छठ मैया के व्रत माँ गुड़ की खीर ही खाई जावत है। तू तो चुप कर, अनपढ़ जाहिल गवार, बदसूरत कहीं की। अंकिता बहू, ये क्या बदतमीजी है किसी से बात करने की? लगता है तुम अपनी सारी तमीज भूल गई हो। माँ जी, इस गवार काले मनहूस के चक्कर में मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आई है तब से आप इसी के गुणगान गा रही हो। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बनाइए आप अपनी गवार बहू के साथ ये गुड़ की खीर। इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। अंकिता की बातों का माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। मुझे पता है कि तुम्हें ये छठ पूजा का व्रत पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मानो, माँ और माधुरी के साथ में तुम घाट चली जाओ, क्योंकि घर पर वैसे भी तो कोई काम नहीं है और तुम अकेली रहकर यहाँ पर करोगी क्या? अपने पति की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अंकिता को अपनी सास और देवरानी के साथ छठ घाट पर जाना पड़ता है। अरे वाह, हमको तो ऐसा लागत रहे कि हम अपने गांव में हैं, शहर में नहीं। बिल्कुल गांव की ही तरह सब लग रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ इन लोगों के साथ आ गई। अब तो इस कल्लो माई को परेशान करने में काफी मजा आएगा। अभी से सबक सिखाती हूँ, बढ़िया ही मेरी जगह लेने वाली। माधुरी और लाजवंती सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए पानी के अंदर बनी सीढ़ियों पर खड़ी होती हैं, जिसका फायदा उठाकर अंकिता चुपके से आती है और पानी के नीचे जाकर माधुरी को धक्का दे देती है, जिसके चलते माधुरी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर पर काफी गहरी चोट आती है। लेकिन लाजवंती अंकिता को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। माधुरी बहू, माधुरी बहू, हे छठ मैया मेरी बहू को बचा ले। अंकिता, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कोई मदद करो, मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलो। आसपास के मौजूद सभी लोग जल्दी से माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर माधुरी का ट्रीटमेंट करता है और थोड़ी देर में माधुरी को होश आ जाता है। माधुरी बहू, तू ठीक तो है ना? अगर आज माधुरी बहू को कुछ हो जाता तो तुझे कभी माफ नहीं करती। मैं जानती थी कि तू माधुरी बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन तू इससे इतनी नफरत करती थी, मुझे ये नहीं पता था। निकल जा मेरे घर से, और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कहते रहे? ऐसा ना ही करिए। अंकिता भौजाई कहाँ जाएगी? उन्हें माफ कर दीजिए। देख, जिसकी तूने जान लेनी चाहिए वो ही आज तेरा घर उजड़ने से बचा रही है। आज मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी ही साइड ले रही हो। कौनो बात नहीं भौजाई, आप तो मेरी बड़की जीजी की तरह हो। आप माफी नहीं मांगो, आप हमका पापी का हकदार नहीं बनाइए। माधुरी अंकिता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का त्योहार पर्व मनाती हैं और छठी मैया से ये विनती करती हैं कि वो उनके परिवार को हमेशा खुश रखे। इस पर्व के बाद देवरानी जेठानी और सास में बहुत ही स्नेह बढ़ जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।